हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन। जी हां, लाहौर का रहने वाला था शूटर नवीद अकरम। दोस्तों, पाकिस्तान का लिंक आते ही घर पहुंच गई पुलिस की टीम। और क्या क्या खुलेंगे राज, सबसे पहले आपको बताएंगे। गोली कांड पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा, तो वहीं 12 मौतों के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने भी जनता से बड़ा दावा, बड़ा वादा कर दिया। दोस्तों, वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का आया इस पर रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बड़ी बात कह दी। बताएंगे पाकिस्तानी कनेक्शन के बाद अब पाकिस्तान को लेकर क्या कदम उठाया जाएगा। लेकिन वहीं दोस्तों, चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे। ब्रिटेन की मुस्लिम गृह मंत्री से जुड़ी खबर, क्या लाखों मुसलमानों से अब छीन लेंगी नागरिकता। पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा असर दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को दुल्हन बनाने की बड़ी धमकी। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा भारत, जैसा दे दिया लश्कर कमांडर ने बड़ी धमकी भारत को। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी अटैक के बाद ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बताएंगे उधर आसिम मुनीर ने भी भारतीय सीमा के पास डाला डेरा। छावनियों के दौरे के बाद एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइज रची जा रही नापाक साजिश। वहीं भारत में अलर्ट जारी, कश्मीर में साजिश बेनकाब ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए इतने आरोपियों पर आनन फानन में चार्जशीट दाखिल। तो वहीं हिंद महासागर में चीन का 5वां जासूसी जहाज भी पहुंचा। दोस्तों, भारत के मिसाइल टेस्ट इलाकों पर क्या पैनी नजर। आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि बाकी दुनिया में पाकिस्तान को बैन करना चाहिए, उसके पासपोर्ट को कहीं भी एंट्री नहीं देना चाहिए, जिस प्रकार से लगातार जहां पर भी जिस भी देश में आतंकी हमले होते हैं और वो पाकिस्तान ही निकलते हैं, तो ये एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने जहां कड़ी निंदा की है, वहीं इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बता दिया कि बॉन्डी बीच गोलीबारी के कथित आरोपियों में से एक की पहचान सिडनी के बॉनी रिंग निवासी नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है, जबकि ऑनलाइन सामने आई एक लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है। दरअसल शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाई कर चुका है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में शामिल 2 शूटर्स में से एक को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से हालत में अस्पताल में भर्ती। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कोई तीसरा हमलावर या अन्य कोई इसका सहयोगी इसमें शामिल तो नहीं था। जी हां दोस्तों, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसको आतंकवादी हमला बताया, ऐसे में सूत्रों के मुताबिक नवीद अकरम की पाकिस्तान में उसकी पढ़ाई अब जांच के केंद्र में है। इसके अलावा वो न्यू साउथ वेल्स के हैकनबर्ग स्थित अल मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ चुका है, जहां अरबी भाषा और कुरान की शिक्षा दी जाती है। हालांकि साफ तौर पर यह कहा गया कि इस संस्थान या उसके प्रबंधन का आतंकी हमले से कोई सीधा संबंध सामने अभी तक नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से ये आतंकवादी पाकिस्तानी बताया जा रहा है दोस्तों, ऐसे में इस पर जांच बैठा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस पाकिस्तानी आतंकवादी को लेकर पाकिस्तान से कोई भी बात नहीं कही गई है दोस्तों, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने एक बात तो जरूर कह दिया, ऐलान कर दिया है कि आतंकवादी के पीछे का जो भी मंसूबा था और आतंकवादी जहां के भी थे, उनको लेकर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जी हां, ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस पाकिस्तानी आतंकवादी का मंसूबा क्लियर होते ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से बड़ा हिसाब किताब लेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन ASIO के प्रमुख माइक बर्गेस ने कहा है कि वे हमलावरों की पहचान ठीक से कर रहे हैं, पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उन्होंने गोलीबारी में शामिल संदिग्ध की कार में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED यानी खतरनाक किस्म का विस्फोटक उपकरण भी बरामद किया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे बुराई, यहूदी विरोध और आतंकवाद का काम बताया है। अल्बनीज ने कहा कि हिंसा और नफरत को जरूर खत्म किया जाएगा और इसके
पीछे जो भी देश होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय एकता का पल उभरेगा जहां सभी ऑस्ट्रेलियाई अपने यहूदी धर्म के साथियों को गले लगाएंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले घटना बताते हैं। ये घटना बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर न्यू साउथ वेल्स राज्य में पूर्वी सिडनी में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय बीच में से एक है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। ये पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। रविवार को यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन को मनाने के लिए बॉन्डी बीच पर कार्यक्रम हो रहा था। ऐसे में यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे जहां पर ये बंदूकधारी आतंकवादी ताबड़तोड़ लोगों पर अटैक करने लगे। अब आप कहेंगे कि हनुक्का क्या है, तो हनुक्का जिसे हिब्रू में चानुका कहते हैं यहूदियों का रोशनी का त्योहार कहा जाता है। हनुक्का शब्द का मतलब समर्पण होता है। दोस्तों ये त्योहार जो है वो यहूदी इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक का जश्न मनाता है। हनुक्का की तारीखें हर साल बदलती हैं लेकिन यह नवंबर या दिसंबर में ही आता है और 8 दिन चलता है। जहां इसका पहले दिन का ही सेलिब्रेशन चल रहा था जब ये हादसा हुआ। अब आपको बता दें इस गोली कांड पर ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा। कहा आपने ही आग में घी डाला है। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर तीखा हमला बोला। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि फलस्तीन राज्य के समर्थन ने यहूदी विरोधी भावनाओं को और ज्यादा भड़काया है। यरूशलेम से जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को चेताया था कि फलस्तीन राज्य की मांग यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। उनके मुताबिक सिडनी में हुआ यह हमला उसी मानसिकता का नतीजा है। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध के बाद इजराइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आलोचना और फलस्तीन समर्थन ने दुनिया भर में यहूदी समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ाई हैं। नेतन्याहू का कहना है कि फलस्तीन राज्य को मान्यता देने की अंतरराष्ट्रीय मुहिम हमास को इनाम देने जैसा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना और फलस्तीन समर्थन से यह संदेश जाता है कि हिंसा को सही ठहराया जा रहा है। उन्होंने सिडनी गोलीकांड को इसी सोच से जोड़ते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपनी नीतियों पर आत्म मंथन करना चाहिए। ऐसे में फलस्तीन पर ऑस्ट्रेलिया का क्या रुख था जिसको लेकर अब नेतन्याहू बौखलाते नजर आए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है उन देशों में शामिल है जिन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फलस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता दी थी। फलस्तीन विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 159 देश फलस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। दुनिया का बड़ा हिस्सा मानता है कि दशकों पुराने इजराइल फलस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 राष्ट्र समाधान ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि नेतन्याहू सरकार इस सोच को सिरे से खारिज करती है और इसे इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि इस आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया पर नेतन्याहू का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है और क्लियरली कह दिया है कि तुमने ही यानी तुम्हारे इस यहूदी विरोधी भावना ने आग में घी डालने का कार्य किया है। जी हाँ दोस्तों, यानी सीधा सीधा आरोप ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर लगा दिया है दोस्तों नेतन्याहू जी ने। क्या नेतन्याहू का कहना सही है? आपकी क्या है इस पर राय जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस क्या क्या बोला, उनका क्या रिएक्शन आया आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यहूदी फेस्टिवल हनुक्का के पहले दिन के उत्सव को निशाना बनाकर हमला करने की साजिश की आलोचना की। उसके साथ ही उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों, उनके परिवारों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी ऑस्ट्रेलिया में हुए इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में आलोचना और निंदा की। उन्होंने कहा कि फ्रांस इस हमले से प्रभावित सभी पीड़ितों, घायलों और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। वहीं इटली ने भी अपनी एकजुटता को प्रकट किया। जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कह दिया कि यह खबर काफी दुखद और चौंका देने वाली है और मैं गहरे दुख के साथ इस खबर को देख रही हूँ। हिंसा और यहूदी विरोध के हर रूप की एक बार फिर दृढ़ता के साथ निंदा करते हुए इटली सभी प्रभावित पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा दोस्तों, वो अहम बात है जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी जी ने घटना पर दुख जताते हुए भारत की जनता की ओर से उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरे तरीके से एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आज हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी हम निंदा करते हैं। इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया था। भारत की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को
खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। भारत जो है वो आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए इस आतंकवादी हमले को लेकर, जहां पर आतंकवादियों का पाकिस्तान कनेक्शन क्लियरली निकलकर सामने आ रहा। अब देखना ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया या फिर बाकी अन्य देश पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए, उसके पासपोर्ट को कहीं भी अलाउ नहीं करना चाहिए, परमिट के लिए काफी स्क्रूटनी बैठाई जानी चाहिए खासकर पाकिस्तान के लिए, तो जरूर दोस्तों ये बात अपने एंड से कमेंट में लिखकर बताइएगा आपकी क्या है राय। क्योंकि जिस भी देश में जहां पर भी आतंकी हमले होते हैं दोस्तों, आतंकवादी पाकिस्तान के ही निकलते हैं। तो अपनी राय देना जरूर मत भूलिएगा और लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करिएगा और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो वाट्सएप फेसबुक एक्स पर जरूर शेयर करिएगा ताकि पाकिस्तान का असली चेहरा हर किसी को पता चल सके। तो शेयर जरूर करिएगा। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं जहां पर लगे हाथों आपको बता दें, ब्रिटेन की मुस्लिम गृह मंत्री क्या लाखों मुसलमानों से छीन लेंगी नागरिकता। दोस्तों ब्रिटेन को लेकर एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में लाखों मुसलमानों से उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कि नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यूके की अत्यधिक और गुप्त नागरिकता छीनने की शक्तियां लाखों ब्रिटिश मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित होने के जोखिम में डाल रही है। गुरुवार को रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव की तरफ से प्रकाशित रिसर्च में कहा गया है कि यूके में 9 मिलियन लोग यानी आबादी की लगभग 13% आबादी से नागरिकता छीनी जा सकती है। रिपोर्ट का दावा किया गया है कि ये अधिकार बेहद गोपनीय और चरम किस्म के हैं और इनका सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की गृह सचिव शबाना महमूद जो खुद एक मुस्लिम है, उन्हें यह अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति की नागरिकता ये मानकर खत्म कर सकती है कि वो किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र है, भले ही उस व्यक्ति का उस देश से कोई वास्तविक संबंध न हो। बहुत आसान भाषा में समझे तो ब्रिटिश मुसलमानों को उनके मूल देश में भेजा जा सकता है। दोस्तों नागरिकता छीनने के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों ने चेतावनी दिया कि ये शक्तियां दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के मूल निवासियों नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है और उनकी नागरिकता को खतरे में डालती है। रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव इन दोनों संगठनों ने चेतावनी दिया कि वंचित करने की व्यवस्था अब मुस्लिम समुदायों के लिए एक व्यवस्थित खतरा बन गई है, जो विंड्रस स्कैंडल में कैरेबियन से पारिवारिक संबंध रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ राज्य के भेदभाव की याद दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब ब्रिटिश मुसलमानों को यही डर सता रहा है कि उनका निर्वासन होगा। खास करके इसमें मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के मुसलमानों पर पड़ने वाला है। दोस्तों वहीं अगली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे हमारे सामने S-400 मिसाइल और राफेल कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये कहा है लश्कर आतंकी ने, कहते हुए उगल डाला जहर। दरअसल दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। इस वीडियो में वो कहता है कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और हमारे सामने S-400 और राफेल कुछ भी नहीं है। रऊफ कुख्यात आतंकी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का काफी करीबी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादियों की कब्र पर कलमा पढ़ता दिखाई दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों मीडिया के मुताबिक रऊफ ने अपने भड़काऊ वीडियो में कहा है कि कश्मीर में युद्ध खत्म नहीं हुआ है और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत है। उसने कहा कि कश्मीर में हिंसा जारी रहने वाली है। हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को कोट करते हुए रऊफ ने कहा कि आतंकी संगठन का अभी भी मकसद भारत की राजधानी पर कब्जा करना है। अपने वीडियो में रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बता दिया। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयर स्पेस में अब नहीं घुसने की हिम्मत करेगी क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। यानी इतनी बड़ी धमकी दोस्तों, आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं जो खैर वो अपने ख्वाबों में भी सपना नहीं देख पाएंगे कि वो भारत पर अटैक कर पाएंगे। लेकिन बात इनकी ऐसी रहती है जैसे मानो इन्होंने कह दिया और करके दिखा भी दिया और भारत चुपचाप खड़ा देखता रह जाएगा। कितनी गलत फहमी में जी रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान के ये आतंकवादी और पाकिस्तान के हुक्मरान। साथ ही साथ आपको बता दें
आसिम मुनीर ने भारतीय सीमा के पास डाला डेरा। छावनियों के दौरे के बाद एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइज किया रची जा रही है। दोस्तों भारत के खिलाफ नई और बड़ी साजिश बता दें, पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमा के पास एंटी टैंक ड्रोन अभ्यास किया है। यह अभ्यास काफी बड़े स्तर पर किया गया और इसे देखने के लिए खुद पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF आसिम मुनीर पहुंचे भारत की सीमा के पास। खेतों में इस अभ्यास को किया गया। इससे एक दिन पहले शनिवार को आसिम मुनीर ने भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 2 शहरों गुजरावाला और सियालकोट की छावनियों में पहुंचकर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। आसिम मुनीर के एंटी टैंक एक्सरसाइज को देखते हुए वीडियो सामने आया है। इससे पता चलता है कि मुनीर ने अपने शीर्ष सेना अफसरों के साथ गंभीरता से इस तैयारी को देखा है। एंटी टैंक ड्रोन अभ्यास के तहत ड्रोन से टैंक जैसे बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने की एक्सरसाइज की जाती है। मुनीर ने लगातार भारतीय सीमा के आसपास डेरा डालने और युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने से सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी कोई साजिश तो नहीं रच रही। उधर आपको बता दें, सीमा पर आतंकी पाठशाला कश्मीर में साजिश बेनकाब ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान के 40 आरोपियों पर चार्जशीट हुआ दाखिल। दोस्तों एड्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत अवंतीपोरा थाने में दर्ज एक मामले में 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। सभी आरोपियों पर कश्मीर में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और अवैध हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने का आरोप है। ये सभी अभी सीमा पार ही हैं और लौटकर नहीं आए हैं। अधिकारियों के अनुसार इसी साल अवंतीपोरा थाने में एग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस FIR में शामिल 40 लोग अवैध हथियारों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं। पाकिस्तान जाने से पहले ये सभी आरोपी कश्मीर में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसी मामले में पूरी जांच पूरी कर पुलिस ने 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सभी पर देशद्रोह के आरोप तय किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई करने तथा कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन का 5वां जासूसी जहाज भी पहुंच गया। मालदीव के पास डा यांग यी हाउ। भारत के मिसाइल टेस्ट इलाकों पर क्या नजर बता दें। भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में चीन की समुद्री गतिविधियों को लेकर भारत की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का 5वां जासूसी जहाज दा यांग यी हाउ हिंद महासागर में दाखिल हो चुका है। इससे पहले चीन 4 जहाजों को पहले ही हिंद महासागर में भेज चुका है, जो युआन वांग क्लास के जहाज हैं। इनमें 2 जहाजों के नाम युआन वांग 5 और युआन वांग 6 है, जो रिसर्च जहाज है। आधिकारिक तौर पर इन्हें वैज्ञानिक रिसर्च पोत बताया जाता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जहाज मिसाइल ट्रैकिंग, सैटेलाइट निगरानी और समुद्र तल की रणनीतिक मैपिंग जैसे मिलिट्री जासूसी के लिए भेजा गया है। 5वां चीनी रिसर्च जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल होने वाला सबसे नया जहाज है, जो समुद्र तल और खनिज रिसर्च करने में सक्षम है। ये जहाज मालदीव की तरफ जा रहा है, जबकि दूसरे जहाज फिलहाल सर्वे के काम में लगे हुए हैं। हिंद महासागर में इस वक्त नए आने वाले दा यांग यी हाउ जहाज के अलावा अन्य नाम के जहाज भी मौजूद हैं। ये जासूसी जहाज समुद्र की मैपिंग करते हैं, जो संघर्ष के समय काफी महत्वपूर्ण होता है। रिसर्च से समुद्र में कहां पत्थर है, कहां पानी कम है, कहां ज्यादा है समेत कई तरह के दूसरे क्रिटिकल जानकारियां जुटाई जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जासूसी जहाज दिसंबर 2025 के मध्य में हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हुआ। वहीं चीन के जासूसी जहाजों के पहुंचने के बाद भारतीय नौसेना ने भी निगरानी गतिविधियां तेज कर दी है। यानी कि अगर चीन डाल चल रहा है दोस्तों, तो अपना भारत भी पात चलता दिखाई दे रहा है। उसके हर एक मंसूबों को फेल करने में अपना भारत भी जुट चुका है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, शेख हसीना ने दिखाया आईना तो बौखलाई यूनुस सरकार। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर निकाला गुस्सा, कर दी बड़ी मांग। जी हां, भारतीय राजदूत को भेजा समन तो मिला टकासा जवाब। बता दें, शेख हसीना ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हालिया दिनों में लगातार आईना दिखाया है। निर्वासन में भारत में रह रही हसीना ने अपने बयानों में कहा है कि यूनुस सरकार बांग्लादेश के लोकतंत्र को कमजोर करते हुए कट्टरवाद को बढ़ावा दे रही है। अपनी पूर्व PM के ये बयान ढाका की मौजूदा सत्ता को असहज कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने इसके लिए न सिर्फ हसीना पर गुस्सा निकाला, बल्कि भारत से भी नाराजगी जताई। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करते हुए शेख हसीना के हालिया बयानों को भड़काऊ बताते हुए अपनी गंभीर चिंता जताई है। वर्मा से कहा गया है कि भारत को अपनी धरती से हसीना को ढाका विरोधी बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे दोनों देशों को संबंध को लेकर दिक्कतें आ सकती है, यानी कि इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। उसका कहना है
है कि शेख हसीना को भड़काऊ बयान जारी करने की अनुमति भारत के द्वारा दी जा रही है। हसीना भारत से अपने समर्थकों को बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही है। हसीना का मकसद आगामी संसदीय चुनावों को विफल करना है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की तरफ से लगाए गए इन सभी आरोपों को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ढाका की हालिया प्रेस नोट पर कह दिया कि बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए भारत ने अपनी जमीन का उपयोग नहीं होने दिया है। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपने सपोर्ट को दोहराया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम लगातार इस पक्ष में रहे हैं कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, समावेशी, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव हो। ये सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल में होना चाहिए। अब ऐसे में जिसमें यह कहा गया था कि भारत की जमीन का उपयोग बांग्लादेश के हितों के खिलाफ हो रहा है, उसका तगड़ा जवाब भारत ने समय रहते दे दिया। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर नेपाल में क्या भारत ने कराया तख्ता पलट। केपी शर्मा ओली ने की महारैली, अंतरिम सरकार और जेनजीज पर बोल दिया हमला। दोस्तों, नेपाल की राजनीति एक बार फिर उथल पुथल के दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। जेनजीज बवाल के बाद पहली बार पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने रैली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा और सरकार गिराने के पीछे विदेशी ताकत का हाथ बता दिया। सीपीएन यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने भंग संसद को बहाल करने की खुली मांग कर दी। भगतपुर में पार्टी के 11वें जनरल कन्वेंशन के उद्घाटन सत्र में ओली ने सुशीला कार्की की मौजूदा अंतरिम सरकार और जेनजीज आंदोलन पर तीखा हमला बोला और कहा कि देश को संविधान विरोधी रास्ते पर धकेला जा रहा है। उन्होंने ये बयान तब दिया है जब देश में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में उनका बयान जेनजीज को नाराज कर सकता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या उनका ये भारत को लेकर बयान था, क्या भारत ने वाकई में गिराई नेपाल की सरकार। आपको बता दें, अपने भाषण में ओली ने भारत का नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि उनकी सरकार गिरने के पीछे विदेशी दबाव भी एक वजह है। उन्होंने सीमा विवाद, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी पर सख्त रुख का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी नीतियां कई ताकतों को पसंद नहीं आई। उन्होंने 2015 के उस दौरे की भी याद दिलाई जब संविधान लागू होने के बाद मधेश आंदोलन और सीमा नाकेबंदी हुई थी कि ओली सरकार पर तब भी बल प्रयोग के आरोप लगे थे। इसी तरह सितंबर के जेनजीज आंदोलन में भी पुलिस फायरिंग में 76 लोगों की मौत हुई थी, जिसने उनकी सरकार की विदाई तय कर दी। दोस्तों, यानी कि उन्होंने विदेशी दबाव को वजह बताया, लेकिन जब उन्होंने सीमा विवाद, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख की बात की, काला पानी की बात की, दोस्तों इससे क्लियर हो गया कि इनडायरेक्टली उन्होंने भारत पर ही निशाना साधा। भारत पर ही ये गंभीर आरोप लगा दिए कि उनकी सरकार गिरने के पीछे यही देश है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया पर अंदाजा बिल्कुल इनडायरेक्टली भारत की ओर ही था। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, लेकिन वही आपको बता दें, दूसरी तरफ सुशीला कार्की की सरकार में नए दाव की तैयारी में नेपाल। भारत से जुड़ा अहम आर्थिक फैसला ले लिया, करेंसी को लेकर किया बहुत बड़ा ऐलान। जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। नेपाल की राजनीति में बदलाव के साथ ही भारत से जुड़े एक अहम आर्थिक फैसले की तैयारी पूरी हो चुकी है। केपी शर्मा ओली के सत्ता से हटने के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार भारतीय करेंसी को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल अब 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों पर लगा प्रतिबंध हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। काठमांडू से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल राष्ट्र बैंक यानी एनआरबी जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है। सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस जारी होने से पहले इसे नेपाल गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर भेजा जाएगा। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत में 2016 की नोटबंदी के बाद नेपाल ने नकली करेंसी और सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए 100 रुपए के ऊपर के सभी भारतीय नोटों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया था, जिस फैसले का सीधा असर भारत नेपाल सीमा पार आवाजाही, पर्यटन और व्यापार पर सीधा असर पड़ा था। भारतीय पर्यटकों और नेपाली प्रवासी मजदूरों को छोटी कीमत के नोटों के बड़े बंडल लेकर चलने पड़ते थे, जिससे कई बार वे अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर बैठते थे और हिरासत या जुर्माने का सामना करना पड़ता था। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने पुष्टि की है कि यह प्रक्रिया अंतरिम चरण में है और जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर 45 साल के नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बीजेपी तैयार कर रही नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप। जी हाँ, बीजेपी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जेपी नड्डा को भी सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया था और करीब 7 महीने कार्यकारी अध्यक्ष रहने के बाद जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बिहार से बनाया है। 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप
तैयार कर रही है दोस्तों। ऐसे में नितिन नवीन को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी बीच आपको बता दें ये थी भी कि सारी बड़ी जानकारी, आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।